हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो जैसे कि हमारे अपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा गाइस कि हमने एमएससी एंट्री एग्जाम्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने एक सिंगल वीडियो में कवर कर ली थी, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से हमने जितने भी हमारे एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की, हमने उसका ब्रीफ एक एनालिसिस किया, हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन से स्टडी मटेरियल को हमने अप्रोच करना है और किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उन सभी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था गाइस हमारी अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है गाइस तो प्लीज उस वीडियो को जरूर चेकआउट करो हमारी प्लेलिस्ट में, ठीक है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज उसको भी सपोर्ट करना, लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था अपनी वीडियो के एंड में कि हम अब से क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हर कोई लिंक बना सके और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर आउट कर सके, और उसके बाद हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों वो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर है, ठीक है। किस तरह से हमारी क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स थी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी गाइस, अराउंड 1885 के अराउंड हमारी जो फिजिक्स की जो मेन 3 ब्रांचेस थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इन सभी ब्रांचेस में दोस्तों एक कॉमन चीज जरूर चल रही थी, और वो क्या थी? रेडिएशन और मैटर्स के बारे में, ठीक है। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें दोस्तों तो वहां पर मटेरियलिस्टिक बॉडी के मोशंस के बारे में काफी डिस्कशन हो रहा था एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि न्यूटोनियम लॉज थे, जो भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, चाहे वो कैनेमैटिक्स हो गया या उसके रिलेटेड जितने भी हमारी एक एक्सटेंशन थी, उस चीजों के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हो रहा था। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम रेडिएशन मैटर की इंटर कंसेप्शन के बारे में डिस्कशन हो रही थी काफी, कि जो हमारी रेडिएशन है वो पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज में भी काफी डिस्कशन चल रहा था। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें दोस्तों, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उस केस में अगर रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन के बारे में काफी डिस्कशन हो रहा था कि अगर कोई भी रेडिएशन किसी मैटर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में काफी एक शोध चल रहा था एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइज धीरे धीरे करके एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, क्लासिकल मैकेनिक्स को बहुत ही दो जो सीरियस हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसका फेस करना पड़ा, ठीक है। 2 जो ऐसे मेजर चैलेंजेस थे उसका फेस करना पड़ा कि जहां पर वो फेल हो रहे थे, वहां पर उसके लॉज एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे कौन सी 2 फैक्टर्स थे जहां पर हमारे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज थे वो फेल हो रहे थे? चलो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला वाला था दोस्तों, कि ये देखा गया कि अगर कोई भी हमारा मटेरियलिस्टिक पार्टिकल है, कोई भी जो हमारा क्लासिकल रीजन में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसका साइज बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अगर वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर हमारे स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो उस केस में हमारे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे गाइस। उस केस में हमारे वो लॉज फेल हो जाते हैं। तो उस डोमेन को क्या बोला गया दोस्तों? रेलेविस्टिक डोमेन। उस डोमेन को क्या बोला गया? रेलेविस्टिक डोमेन, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी दोस्तों, जिसका वो थ्योरी उन्होंने कब दी? 1905 में। तो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने ये शो किया कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा तो उस केस में हमारे न्यूटोनियम लॉज फेल हो जाएंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उस केस के लिए एक स्पेशल थ्योरी की जरूरत थी, जिनको उसने नाम दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डील भी करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिटेल में डिस्कस करूंगा गाइस, पर अभी के लिए इन सभी चीजों को बस समझ लेते हैं कि ये चीजें ओरिजिनेट कैसे हुई, ठीक है। चलो, तो दूसरा मेन रीजन था दोस्तों माइक्रोस्कोपिक लेवल, जिसको माइक्रोस्कोपिक डोमेन भी कहते हैं। डोमेन का मतलब ये होता है दोस्तों रीजन, एरिया, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत ही लार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो जब हमारे एटॉमिक
फिजिक्स मतलब एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का डिस्कवरी हो रहा था, ठीक है, लाइक एटम्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा था। उस केस में दोस्तों जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज थे, न्यूटोनियन लॉज थे, वो फेल हो रहे थे, वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो ये दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो हमारे आ रहे थे इन द केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक रीजन। तो जहां से इन सभी चीजों को डिस्कशन किया गया तो वहां पर हमारी ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स दोस्तों कौन से ऐसे माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स थे जहां पर वो उन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पर एक लिस्ट दे सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारे जो हमारे 5 मेन रीजंस हैं दोस्तों, इन सभी को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रहा था, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे कि आपको पता है कि मैक्स प्लैंक ने दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने दिया था, पर उसकी जो क्वालिटेटिव मतलब जो थियोरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन थी वो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। कॉम्पटन स्कैटरिंग के बेसिस पे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे हमें ये एक्सप्लेन हुआ था दोस्तों कि हमारा जो वेव जो हमारी रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ठीक है। तो एटॉमिक स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा डेवलप हुआ तो उसके बाद हमारे नील बोहर ने ये बताया कि किस तरह से एटम स्टेबल रहता है, और उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बाय द एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो उसके द्वारा स्पेक्ट्रम बनता है, तो उसकी सारी एक्सप्लेनेशन हम क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे दोस्तों। तो ये सारे जो मेन रीजन से ये नहीं हो पा रहे थे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी को इजाद करना पड़ा जो कि क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मेन जो रीजंस थे जिसके कारण हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक ओरिजिन हुआ। तो बेसिकली जो इसके ओरिजिन के लिए मैक्स प्लैंक को ही श्रेय जाता है, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और क्वांटम थ्योरी दी है, उनके कारण हम इस क्वांटम थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1900 में दोस्तों 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी जिसका उन्होंने नाम दिया क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटा मतलब क्या होता है दोस्तों? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका अगर आप डिकोड करो तो इसका मतलब यही निकलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आप आराम से देख पाओ। 1 मिनट, तो आप देख सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारी कोई भी रेडिएशन हमारे सराउंड मतलब किसी भी सोर्स से निकल रही है, तो वो हमारे अगर किसी भी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करे, सराउंडिंग का मतलब कोई भी हमारा पार्टिकल किसी आसपास उस रेडिएशन के है, तो उसके साथ अगर वो इंटरेक्ट करेगा दोस्तों, देन देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन देम। और वो एनर्जी किस तरह से एक्सचेंज होगी दोस्तों? इन द डिस्क्रीट मैनर। डिस्क्रीट का मतलब होता है दोस्तों डिवाइडेड इनटू द वेरी स्मॉल रीजन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं कोई भी एक लेवल्स है, अगर उनको वेरी स्मॉल एनर्जी रीजन्स में अगर उसको डिवाइड कर देता हूं, तो उसका मतलब क्या होता है? वो डिस्क्रीट लेवल में डिवाइडेड है, ठीक है। तो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी में वो एनर्जी एक्सचेंज होती है किसके बीच में? रेडिएशन और उस सराउंडिंग के पार्टिकल के बीच में, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई भी हमारा रेडिएशन सराउंडिंग में प्रेजेंट कोई भी पार्टिकल है उसके साथ अगर इंटरेक्ट करता है, तो उन दोनों के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होगी दोस्तों, वो डिस्क्रीट अमाउंट में होगी, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां से समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो एनर्जी एक्सचेंज होगी हमारी बिटवीन द एनी रेडिएशन और एनी पार्टिकल, ठीक है, विद इंक्लूडिंग एनी सराउंडिंग, तो वो किस मैनर में होगी कि अगर वो रेडिएशन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी अगर फ्रीक्वेंसी म्यू है दोस्तों, और अगर वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो कब करेगा? इन द डिस्क्रीट मैनर में तो करेगा, पर कितनी एनर्जी एक्सचेंज करेगा दोस्तों? इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच म्यू, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो अगर वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो एनर्जी जो एक्सचेंज होगी दोस्तों, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच म्यू में होगी। मतलब मान लो कि एक रेडिएशन अगर किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? एच म्यू हो जाएगी, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 रेडिएशन उस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करे तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होगी? 2 एच म्यू हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 3 रेडिएशन होगी तो 3 एच म्यू हो जाएगी, एंड सो ऑन,
ठीक है। इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच म्यू का मतलब यही होगा दोस्तों कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू होगी वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो कितनी डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके साथ एक्सचेंज होगी, तो वो एन एच म्यू ही होगी दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि क्वांटम थ्योरी क्या कहना चाहती थी। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी दोस्तों, वो एक एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दे रही थी किस चीज की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ठीक है, तो हमारी जो क्वांटम थ्योरी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रही थी गाइस। तो आप इस चीज के बारे में बेफिक्र हो जाइएगा कि ये सारे फिनोमिना किस तरह से हैं, जस्ट हम गो थ्रू ही कर रहे हैं अभी इस चीज को। हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, चाहे वो क्वांटम स्कैटरिंग हो गया, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया, और जो भी माइक्रोस्कोपिक डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हो गया, जितने भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, प्रूव्ड हुए, जो कि वेव नेचर को पार्टिकल नेचर में शो करते थे, तो उन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे गाइस उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और जो आने वाली वीडियोस होंगी उनके बारे में भी अवेयर रहना। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि हर्ट्ज ने 1887 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर डाला था। ठीक है, पर उसको थियोरेटिकल सपोर्ट कब मिला दोस्तों, बाय द सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। किसके द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। कब, इन 1905 में। ठीक है, 1905 में उन्होंने थियोरेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जो हमारा कोई भी अगर सूटेबल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंस होगी तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे। तो उस फिनोमेना को उन्होंने क्या बोला था दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला था। ठीक है, तो इस चीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका जो न्यूमेरिकल जो हमारा फॉर्मूला होगा उसको लेते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जिस तरह से मैक्स प्लैंक ने क्वांटम एनर्जी का कंसेप्ट दिया दोस्तों, जिस तरह से मैक्स प्लैंक ने क्वांटम एनर्जी का कंसेप्ट दिया था, उसी तरह ये जो क्वांटाइजेशन है दोस्तों वो ईएम वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये हमारा ईएम वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ईएम वेव बेसिकली क्या है दोस्तों, लाइट ही तो है। तो लाइट को आपने जैसे कि फोटोन के फॉर्म में देखा ही है कि लाइट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट बिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्वांटा पैकेट्स जिसको आप बोलते हो, लाइट किससे बना होता है दोस्तों, स्मॉल एनर्जी पैकेट से ही तो बना होता है, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, और उस चीज को हम फोटोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, अगर हम प्रॉपरली सभी चीजों को लेते हुए चले, कि वो फोटोन से बनी होती है। ठीक है, जिसका रेस्ट मास 0 होता है, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है दोस्तों, एच म्यू के बराबर होती है। एच यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बराबर। ठीक है, तो बोहर हाइड्रोजन एटम मॉडल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर ही था। एटॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब किया था नील बोहर साहब ने। ठीक है, तो इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि 1911 में दोस्तों रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। ठीक है, उन्होंने पूरा एटॉमिक मॉडल बता दिया कि भाई ऐसे, पर वहां पर अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आ रही थी दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो तो कि ये हमारा एटॉमिक शेल है, ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो दोस्तों कि अगर कोई भी पार्टिकल हमारा मूव करता तो वो एनर्जी लूज तो करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है किसी पर्टिकुलर शेल में, तो वो धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी लूज होती जाएगी, एंड फाइनली क्या होगा दोस्तों, वो कोलैप्स कर जाएगा हमारे इस न्यूक्लियस के साथ, और हमारा पूरा एटॉमिक मॉडल तो वहां पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज का एक्सप्लेनेशन दिया था नील बोहर जी ने। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोजन एटम का केस लेते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया इन 1913। उन्होंने ये बोला कि हर जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता है, और उस केस में उसकी जो एनर्जी होती है दोस्तों वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं एटॉमिक स्टेट, वो डिस्क्रीट स्टेट ऑफ एनर्जी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, और हर केस में उसकी जो एनर्जी होती है वो दोस्तों क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो ये नील बोहर जी ने बोला। उन्होंने ये भी बोला दोस्तों, उन्होंने ये भी बोला कि अगर जब हमारा कोई भी एटम अगर हमारा रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, अगर हमारा कोई भी एटम रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उस केस में हमारा दो फिनोमेना होते हैं दोस्तों, बेसिकली एमिशन और अब्जॉर्प्शन। ठीक है,
एमिशन और अब्जॉर्प्शन। चलो इस चीज को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एटॉमिक शेल है, ठीक है, एटॉमिक शेल है, और यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर अगर कोई रेडिएशन यहाँ पर फॉल हुई दोस्तों, अगर कोई भी हमारी रेडिएशन यहाँ पर फॉल हो जाएगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, उसको ज्यादा एनर्जी मिली तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद वो हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हाई एनर्जी लेवल है और ये हमारा दूसरा अपर शेल है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपर शेल में चला गया, ठीक है। जब वो अपर शेल में जाएगा दोस्तों, वहां पर वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और बहुत ही स्मॉल अमाउंट के लिए वहां पर रहेगा, फिर वो डीएक्साइट होके वापस हमारे दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, जिस फोटोन की एनर्जी आपने hν अभी ही पढ़ी थी, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला दोस्तों कि जो हमारी एमिशन होगी और अब्जॉर्प्शन होगी एटम्स के द्वारा, वो किस तरह से होगी, बाय द डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है दोस्तों, hν तो है जो फोटोन की फॉर्म में बाहर आती है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, जस्ट आपको रियलाइज करना है और थोड़ा सा विजुअलाइज करना है ताकि आप समझ सको कि किस तरह से एटम रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है, जो कि नील बोहर ने अपने कंसेप्ट में बताया। उनकी एक्सप्लेनेशन से दोस्तों एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में पता लगा, और जो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, उन्होंने हाइड्रोजन एटम का केस लिया था और आपने पढ़ा भी होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है, लेमेन, बाल्मर, पैचन, ब्रैकेट, प्रीफंड, उसका जो स्पेक्ट्रम पैटर्न है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन सभी चीजों को पढ़ा ही होगा और इस चीज को मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा लिंकअप कर सको इन सभी चीजों से, ठीक है। तो जिस तरह से 1917 में नील बोहर ने एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताया, तो 1923 में दोस्तों, 1923 में कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कॉम्पटन स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने दोस्तों ये कंफर्म किया कि जो हमारे जो लाइट है वो डिस्क्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। यहाँ पर जो कोरपस्कुलर वर्ड मैंने यूज किया है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है कि डिस्क्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, कि इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो हमारा वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। बेसिकली अगर मैं नटशेल अगर बात करूं तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो यहाँ पर एक मेजर एक ब्रेक थ्रू हुआ गाइस, कि जो हमारा प्लैंक, जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट दिया, जिसमें क्वांटम एनर्जी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया, नील बोहर ने एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताया, और कॉम्पटन ने हमारा जो वेव का पार्टिकल नेचर शो किया। तो इन सभी लोगों ने दोस्तों एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली ये कंफर्म किया कि जो हमारा वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था, ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था, जिसके द्वारा हमें ये पता लग गया कि जो हमारा पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो करता है, और जो हमारा वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वेव नेचर की बात की जाए तो वेव थ्योरी में जैसे कि आपने पढ़ा होगा गाइस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्राउनहोफर डाइफ्लेक्शन, इन सभी से हमें वेव थ्योरी मतलब वेव नेचर के बारे में पता लगा था। और ये जो प्लैंक, आइंस्टाइन, बोहर, कॉम्पटन, इनके द्वारा हमें पार्टिकल नेचर के बारे में पता लगा था। तो इन दोनों के कारण बहुत सारी जो थ्योरीज निकली, इन दोनों के कारण हमें ये पता लग गया कि ये ड्यूअल नेचर शो करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फिनोमिना। क्लासिकल रीजन में बेसिकली दोस्तों वो वेव नेचर शो करते हैं, पर अगर हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करें तो उस केस में वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है दोस्तों कि वेव एग्जिबिट पार्टिकल बिहेवियर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब बहुत ही स्मॉल डोमेन में हमारा जो वेव है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। तो अगर हम स्मॉल डोमेन की बात करें दोस्तों, तो उस केस में जो क्लासिकल फिजिक्स थी, ना केवल वो मैथमेटिकली बल्कि क्वालिटेटिवली मतलब थियोरेटिकली और कंसेप्चुअली हर जगह वो फेल हो रही थी। मतलब कोई भी ऐसा तरीका ही नहीं था कि क्लासिकल फिजिक्स वहां पर अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सके इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन में दोस्तों, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जितने भी अभी तक एक्सपेरिमेंट हुए, चाहे वो कॉम्पटन स्कैटरिंग हो, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो, चाहे वो फ्राउनहोफर डाइफ्लेक्शन हो, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए डी ब्रोगली ने ये सोचा दोस्तों कि अगर हमारा जो मैटर है, ठीक है, अगर हमारा जो रेडिएशन है, अगर वो ड्यूअल नेचर शो कर सकता है, मतलब वो वेव अगर पार्टिकल फॉर्म में और पार्टिकल वेव फॉर्म में हो सकता है, तो क्या हमारा इलेक्ट्रॉन या मैटर वो भी हमारा पार्टिकल या वेव नेचर शो कर सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डी ब्रोगली जी ने 1923 में
डी ब्रोगली ने 1923 में दोस्तों ये बोला कि जो हमारा रेडिएशन है एग्जिबिट करता है पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है और उसके कन्वर्सली वो वेव नेचर भी शो कर सकता है, ठीक है। और मटेरियल पार्टिकल के बारे में भी सेम बोला उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब जो पहले से जो चीजें थी उन्होंने उसी को चीजों को ध्यान में रखते हुए मटेरियल पार्टिकल के लिए भी और रेडिएशन को ध्यान में रखते हुए दोनों को बोल दिया कि वो दोनों ही पार्टिकल और वेव नेचर शो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नया कुछ नहीं था, बस उन्होंने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कंसेप्ट दे दिया जिसको आपको पता भी होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो डी ब्रोगली जी के कंसेप्ट को एक एक्सपेरिमेंटली कंफर्मेशन मिला इन 1927, ठीक है। 1927 में एक्सपेरिमेंटली कंफर्मेशन मिला बाय द डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने वहां पर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम को एक ग्लास प्लेट में प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें एक लिंक मिलती है, ठीक है, जिसके द्वारा हमें ये पता लगा कि सच में जो वो बोल रहे हैं कि वो वेव नेचर पार्टिकल नेचर शो करता है वो सही है। तो वो भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, पर अभी के लिए थोड़ा सा बस हम स्टेप बाय स्टेप एक ब्रीफ रिव्यू ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेन चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो मेन क्या था दोस्तों कि जो मैक्स प्लैंक का तो पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, और जो बोहर ने अपने अजम्पशंस दिए, वहां पर कहीं ना कुछ ना इंग्रेडिएंट्स हमारे जो थ्योरी में लैक कर रहे थे। मतलब जो उन्होंने थ्योरी दी पर कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। क्या लैक कर रही थी दोस्तों कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी को फॉलो ही नहीं कर रही थी। वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी क्या है दोस्तों? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्वांटाइज ही नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल नील बोहर जी ने बोल दिया कि हमारी हर एक एनर्जी लेवल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारी उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। पर क्वांटाइज इन द सेंस किस तरह से है वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। क्वांटाइज किस सेंस में है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। तो इसका क्या रीजन हो सकता है वो चीज के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पोस्टुलेट था दोस्तों, जैसे कि मैंने बोल रहा था कि प्लैंक और बोहर का जो अजम्पशन था उसमें कुछ ना कुछ कमी थी उसकी थ्योरी में, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी का मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बराबर दोस्तों। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि मान लो कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करे तो वो खाली सर्कुलर ऑर्बिट में ही क्यों रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्यों नहीं वो हाइपरबोला में रिवॉल्व कर रहा है, पैराबोला में क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा है, कोई और डिस्क्रीट शेप में क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा है। तो इस चीज के बारे में वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे वो, ठीक है। और दूसरा सबसे मेजर एक कंफ्लिक्ट था दोस्तों कि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि हमारा बोहर मॉडल ने एटॉमिक रेडियस और उसके पोजीशन के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि किस पॉइंट में इसका क्या एटॉमिक रेडियस होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया था। पर हाइजेनबर्ग ने, जैसे कि पता ही है दोस्तों, उन्होंने क्या बोला था, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इस चीज में यहाँ पर जो हमारा नील बोहर और चाहे वो मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी बोले, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, वो फिट नहीं बैठ रही उनकी थ्योरी। तो उनकी थ्योरी को फिट करने के लिए दोस्तों हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स लगाए ताकि वो उनकी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वांटम फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि अभी तक जितने भी चीजें हुई हैं, ठीक है, क्यों हमें क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ के क्वांटम मैकेनिक्स में आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज ही एप्लीकेबल नहीं थे हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी सीक्वेंस वाइज हमने देखा कि किस तरह से हमने सभी चीजों के मेन रीजन पे फोकस किया, और उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को भी हम दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी गाइस, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्लीज उसको चेकआउट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं इन सभी जो हमारे माइक्रोस्कोपिक जो फिनोमिना थे, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो
चाहे वो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो, पेयर प्रोडक्शन हो, कॉम्पटन इफेक्ट हो, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करूंगा गाइस, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय, और जरूर सपोर्ट करेगा इस चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।